हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में जीएस से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज़होम से। आइए बुर्ज़होम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के नवपाषाणी संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर के बुर्ज़होम तथा गुफ़कराल का विशेष महत्व है और इस स्थल की खोज की थी 1935 में पीटरसन और डी टेरा ने। बुर्ज़होम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ से समाधान के ऐसे उदाहरण मिले जिनसे पता चलता है कि मालिक के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, और यह नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक के लंबे सांस्कृतिक इतिहास से पता चलता है कि मेहरगढ़ क्वेटा से लगभग 150 दूरी पर स्थित है और यहाँ पे उत्खनन से जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं फसल की, जैसे गेहूं की 3, जौ की 2 किस्में खेती के लिए जो योग्य होती थी और प्राप्त हुई हैं। और वहाँ पे जो बलूचिस्तान है उसको रोटी का कटोरा भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। तो गुर्जरा जो होम है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही युग्म का चुनाव करना है। खजुराहो चंदेल। ठीक है, तो ये जो है युग्म वो सही है क्योंकि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की प्राप्ति समर्पित कौन सा अभिलेख है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पता चलता है, तो वो है शिलालेख 12वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंट्रोकोर्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो वह है जस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो टका नामक जो चांदी का सिक्का था वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो हक ए शर्ब यानी कि जो सिंचाई पर कर लगता था उसका संचालक था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना भी बनाई थी। ठीक है, तो वो बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फसल चक्र की योजना बनाई गई और एक अलग कृषि विभाग की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी। तो सिकंदर शानी की जो उपाधि थी वो धारण की थी सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती ने शेख उल हिंद की पदवी धारण की थी। निम्न नामों में से उससे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक है, तो बाबर के टोटल 4 पुत्र थे और उसमें से एक हुमायूं थे और अन्य 3 थे। ठीक है, तो इसमें इन चारों में से कौन सा नहीं था। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, उस्मान। उस्मान नाम का कोई उनका भाई नहीं था। ठीक है, तो कौन कौन से थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें जहांगीर के जो काल में मुगलों और मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है।
तो कश्मीर के अकबर के रूप में अगला कौन सा शासक है जिसका उल्लेख किया गया है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुल्तान सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट का विघटन एवं यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ, 1857 का विद्रोह एवं अन्य विद्रोह से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन है पहला, स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और यह जो है बंगाल में 1993 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा या कॉर्नवालिस संहिता का जन्मदाता भी कहते हैं और इन्होंने 1789 ईस्वी में दासों के व्यापार पर भी रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। और जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब से लागू हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अगस्त 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो वे थे राधा हरिकांत देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, वारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो वारिंद्र घोष संबंधित थे अनुशीलन समिति से। ठीक है, वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त के सहयोग से कलकत्ता में 1905 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में ढाका में पुलिन दास के द्वारा पी मित्रा के द्वारा की गई थी और वारिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये कहा था क्लीमेंट एटली ने। इस क्वेश्चन में एक साइड लेखकों के नाम दिए गए हैं और वहीं दूसरी साइड उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों या फिर पत्रिकाओं के नाम हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने बॉम्बे क्रॉनिकल लिखी थी, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया नामक पत्रिका लिखी गई थी और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है कई नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, जिस कारण 1941 से 1945 तक जो है भारत के जो कांग्रेस था उसमें कोई भी अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था, जिस कारण 1941 में अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे और उन्होंने ही 5 या 6 सालों तक जो है उसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की कमान संभाली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अबुल कलाम आज़ाद। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में ये जो है कार्यान्वित हुई थी? ठीक है, तो दिल्ली से कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब लाई गई थी? 1911 में लाई गई थी। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इसमें पहला क्वेश्चन है, उन्होंने पार्टीज एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। और डी ऑप्शन है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलत है। ठीक है, उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो तीनों हैं ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का 1932 के पूना समझौते से सीधा संबंध था? इसमें से कौन सा वर्ग है जिसका संबंध पूना पैक्ट से था? महिलाओं का, किसानों का, मजदूर वर्ग का या फिर दलित वर्ग का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है,
जो 1932 में सांप्रदायिक पंचांग लागू किया गया था, प्रधानमंत्री उस टाइम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचांग को लागू किया था। और यह जो है जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित करने और उनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा करवाने जाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और इसी टाइम जो है मुसलमान तथा सिख पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब कानून से दलित वर्गों को भी अलग मानकर हिंदुओं को अलग कर दिया गया और इसके विरोध में गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया था, जिससे उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब होने लगा था। ऐसे में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य यह समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो पूना पैक्ट था वो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1939 अप्रैल 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था 20 जून 1920 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, तो 20 जून 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसका CR दास, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल ने विरोध भी किया था और कांग्रेस छोड़ दिया था। ठीक है, परंतु दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की डेट देख लीजिए, 12 फरवरी 1922। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को यह स्थगित कर दिया गया था और 20 जून 1920 से यह प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था कराची में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से प्रसारण करता था? इनमें से कौन था जो कि कांग्रेस रेडियो का भारत छोड़ो आंदोलन के समय में प्रसारण कर रहा था? तो वे थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई और नासिक से रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे। बम्बई से प्रसारण उषा मेहता ने शुरू किया था। नासिक से प्रसारण राम मनोहर लोहिया और BM खासकर आदि ये लोग कर रहे थे। प्रश्न के अनुसार जो है राम मनोहर लोहिया का जो है प्रसारण कर रहे थे, क्योंकि उसमें अन्य नाम नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? ठीक है, इसमें देखिए संध्या, युगांतर और काल, ये 3 जो है पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र हैं जिन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये तीनों जो है संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल जो आंदोलन था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें जो है देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला है चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 में हुई थी। चंपारण आंदोलन जो था वो 1917 में हुआ था और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ठीक है, तो क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद में 1, फिर 4 और 2। ठीक है, ये क्रम रहेगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयत उल्लाह और डी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शौकत अली और
मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रेलवे मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे आसफ अली। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। ठीक है, ये जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती की जो घटना हुई थी उसको काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब प्रेजेंट में इस केस का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बंगाल ने नहीं बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो टोटल 6 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थी उसमें 6 सदस्य थे और यहाँ पे 6 सदस्यों के नाम दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य जो समवर्ती सूची है वो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये जो है कर्तव्य नहीं है बल्कि ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 17 में इसका उल्लेख है। बाकी के जितने भी यहाँ पे ये ऑप्शन हैं वो सभी मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ठीक है, किसके बारे में संविधान में उल्लेख प्राप्त नहीं होता है? तो वो है इसमें प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, DPSP में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा DPSP में कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी के बारे में उल्लेख मिलता है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले तब तक जो है उनको शिक्षा प्राप्त करवानी है। ये जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। शिक्षा के साथ साथ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन संपदा को, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जानवरों तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि को जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में नवगठित राज्य तेलंगाना सहित कुल 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ये राज्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदनात्मक रूप से सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। और ऑप्शन नंबर 4 है, एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें से कौन से लक्षण हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो है राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण है। जबकि ऑप्शन नंबर डी वो गलत है, एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करना ऐसा नहीं है, बल्कि जो भारत है, भारतीय संविधान है वो संघनात्मक है। अतः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एकीकृत नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और बगलिहार नदी घाटी परियोजना जम्मू कश्मीर की दूसरी
विद्युत परियोजना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करना है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में है? गंगा नदी की सहायक नदी वो है गोमती। ठीक है, तो गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के निकट से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जगहों से होते हुए गाजीपुर जिले के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। शांत घाटी कहाँ पे है? यह केरल में स्थित है और ये जो है जैव विविधता से परिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो वह विकसित किए गए थे मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक MICA मेखला पाई जाती है? तो सबसे बड़ी भारत में अब्रक की मेखला या श्रृंखला कहाँ पे पाई जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो उसको शुक्र के नाम से जानते हैं, जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और इसके अलावा इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बेंक्वेला धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अलावा जो है कनारी उत्तर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील धारा तथा अंगुलहास धारा ये जो है दक्षिण अटलांटिक में और अंगुलहास जो है हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील रूस की बैकाल झील है, वो है विश्व की सबसे गहरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे गहरी जो द्रोणियाँ हैं वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। विश्व के किस क्षेत्र को आप ब्रुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो ब्रुशमैन एक जनजाति का नाम है और यह कालाहारी नामक जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है ब्रुशमैन। आगे यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहला है 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान या ताप नापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वह है। तो कौन सा इसमें से थर्मामीटर है जिससे जो है 2000 सेल्सियस ताप को नापा जा सकता है? इसका ऑप्शन होगा ए सकल रेडिएशन थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कच्चे फल को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, मतलब कौन एक मछली है? तो इसमें आंसर करेक्ट होगा सी समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये एक प्रकार की मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है यह मानव की सबसे छोटी हड्डी है मानव के शरीर की, और सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांघ की होती है और इसका नाम है फीमर। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यूरोक्रोम। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टिटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है और बाकी ये जो तीनों हैं हर्पीस, पोलियो और जो चेचक ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। MCQ की सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।